फार्माकोलॉजी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी है क्या? एज इट्स नेम इंडिकेट कि इट इज स्टडी ऑफ ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या कौन से हैं? जिस तरह आपको पता है जीआई ट्रैक है, मतलब आपका गैस्ट्रिक सिस्टम है, या फिर आपका नर्वस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जो हैं, इन पे जो भी केमिकल्स जाके एक्ट करेगा, उसकी जो हम स्टडी करेंगे कि वो केमिकल किस तरीके से जाके एक्ट कर रहा है, उस स्टडी को हम कहेंगे फार्माकोलॉजी। ड्रग्स आर बेसिकली केमिकल्स ना। अच्छा माहम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ना बीच में बता देना, अगर मेरी कोई वीडियो वगैरह या कुछ भी मसला ऑडियो में हुआ, क्योंकि मेरा अब कंसंट्रेशन जो है ना बिल्कुल इधर है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर कोई मसला हो तो कोई और बच्चा भी कह सकता है, ये बात हाँ नहीं है कि सिर्फ मेरा ही कहना जरूरी है। हो सकता है किसी और के इंटरनेट में या मेरे इंटरनेट में कोई ऊपर नीचा हो जाए तो आप लोग कह सकते हो। हाँ इस तरह की बिल्कुल। कोई रोक टोक नहीं है, हाँ याद रखना सारे। हाँ बिल्कुल, फ्रैंक होके पढ़ना है, छोटे बड़े बहन भाइयों की तरह। अच्छा, अब फार्माकोलॉजी में क्या है कि ड्रग्स जो हैं बेसिकली केमिकल्स हैं। ठीक है, तो हमने जो केमिकल्स की स्टडी हम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे फार्माकोलॉजी। जो किस पे एक्ट कर रहे हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे। अब बायोलॉजिकल सिस्टम मैंने आपको बता दिया, जो भी हमारे अंदर काफी सारे सिस्टम्स हैं, उन सारे सिस्टम्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने सिस्टम्स इन्वॉल्व है उन पे जो ड्रग्स एक्ट कर रही है उसको हम कहेंगे फार्माकोलॉजी। उसके बाद आती है डेफिनेशन, आपकी बुक में जो गिवन है वो है मेडिकल फार्माकोलॉजी। अब क्या है कि इन्हीं केमिकल्स का अगर हम यूज करें। सारा बच्ची को एडमिट कर दे, एक और बच्ची आई है उसको एडमिट कर दो बस। जो बच्चा नहीं नहीं कोई आए मैम, ना मैम वो कर तुम दो। ही करो। मैं तुम्हें को होस्ट कहा था, होस्ट बनाने का नहीं, को होस्ट करना। लेकिन तुम ही कर लो, मुझे लगा था शायद उससे बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा था तुम ही कर लो, क्योंकि चलो ठीक है। मेरा कंसंट्रेशन ना फिर मेरी वो टूट रही है बार बार। अच्छा यार, अब जो ये जो मेडिसिनल फार्माकोलॉजी है ना, ये क्या है? इसके नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है कि ये मतलब कि मेडिकली उस केमिकल का क्या इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब देखो, अब ये केमिकल तो हमारे पास, अब देखो कॉमनली आपके इर्द गिर्द इतनी चीजें हैं। अब उसको अगर आप इनटेक करोगे, उसका कुछ ना कुछ तो आपके सॉरी सिस्टम पे लेकिन ना इफेक्ट तुम होगा होस्ट हो ना। ना, तुम जब तक तुम नहीं करोगी ना तब तक क्या कह होस्ट। रही हो? सारा सॉरी अगेन, लेकिन ना जब तक तुम होस्ट हो ना, तो मैं तो अब होस्ट नहीं हूँ, तो मैंने तुम्हें होस्ट बना दिया है। तो तुम मुझे होस्ट बैक करोगी तो मैं तुम्हें को होस्ट करके शेयर कर सकती हूँ। समझ आई बात की? वो किस तरह करना है? आई हैव नो आइडिया। एक मिनट रुको। नेम पे जाओगी ना तो मोर का ऑप्शन आएगा मेरे। एक मिनट। मीटिंग। तुम ये जो केले महम वाला ऑप्शन वाला है ना, कोई और महम तो नहीं है ये? नहीं नहीं, माँ फातिमा वाला जो है ना अकेला, जिसमें रोल नंबर नहीं है, उस अच्छा वाले को करना। हाँ ठीक है, मिल गया। ठीक है, मेक होस्ट हो गया। सही है। हाँ जी। सही है। चलो तुम पढ़ा लो ना। हाँ अब ना मुझे डिस्टर्ब करेंगे। सारा फ्लो तोड़ देते। अच्छा, अब ये आप इर्द गिर्द अपने देखोगे इतने सारे केमिकल्स हैं। अब आप केमिकल लैब में चले जाओ, वहां हजारों लैब में जो है ना वो केमिकल्स पड़े होंगे। अब किसी का अच्छा इफेक्ट होगा, किसी का बुरा होगा, किसी का न्यूटोरियस इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हम मेडिसिनल फार्माकोलॉजी में कौन से केमिकल्स को पढ़ेंगे? उन केमिकल्स को पढ़ेंगे जिनका हमारी बॉडी पे एक ऐसा इफेक्ट होगा जो हमें या तो एक डिजीज की प्रिवेंशन में या फिर उसके डायग्नोसिस में या फिर उसकी ट्रीटमेंट में हमें हेल्प देगा। अब ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह एंटी एमेटिक होती है, यानी जो वॉमिटिंग के लिए लेते हो मेडिसिन, आपने अक्सर देखा होगा, आप जब जाते हो ये माउंटेन्स वाले एरिया में, तो वहां पे अक्सर लोगों की तबीयत खराब होती है।
तो वहां पे ये होता है, अक्सर लोग ना ये गलती करते हैं कि वो जब उनको होने लग जाती है तब वो लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। जो एंटीमेटिक होती हैं, वॉमिटिंग वाली होती हैं दवाइयां, उनका तब इफेक्ट होता है जब आप उनको पहले लेते हो, प्रोफाइलैक्सिस लेते हो, यानी प्रिवेंशन के लिए लेते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे देती। डायग्नोसिस में बहुत सारी दवाइयां हैं, जिस तरह अगर आप उनको दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक ऐसा रिजल्ट आपके सामने आएगा कि आपको पता लगेगा हाँ ये इसको बंदे को यही डिजीज है, तो इस दवाई से हमें पता लग गया है कि इसका जो डायग्नोसिस है ये है। ठीक है, हमें इस तरीके से पता लग सकता है। और ट्रीटमेंट तो कॉमन है कि आपका सर दुख रहा है तो आप कोई भी दवाई लेते हो, वो ट्रीट हो गई आपकी, ठीक हो गई। तो ये हम मेडिसिनल फार्माकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। आगे आ जाती है टॉक्सिकोलॉजी। As its name indicate, it is related to toxic। ठीक है, यानी कि अगर आप एक केमिकल ले रहे हो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो उसके जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आते हैं, यानी कि आप ले तो उसको सर दर्द के लिए रहे हो, लेकिन उल्टा वो आपका पेट खराब कर रही है, या उल्टा उसके आपका गला खराब कर दिया है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ये ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, तो वो जो अनडिजायर्ड इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी में। ठीक है, ये ब्रांचेस हैं बेसिकली फार्माकोलॉजी की, आगे से निकल। उसके बाद आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, और उसके बाद है फार्माकोडायनामिक्स। अच्छा, अब फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, पहले मैं डायनामिक्स इसलिए करूंगी क्योंकि ये जरा इजी है समझने में। होता इस तरीके से है, मैंने इसको पता है किस तरह याद किया था, मुझे हमेशा इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती थी, मैं हमेशा उल्टा कर देती। मैंने इसका ये रखा कि जिसमें डी आता है ना, उसको हम डी फॉर डायनामिक, डी फॉर ड्रग। तो ये ड्रग का बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, जबकि जो दूसरा वाला होगा वो ऑपोजिट होगा, बॉडी का ड्रग के ऊपर इफेक्ट। आप भी इस तरह याद कर लो, बहुत इजी तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रग बॉडी के अंदर जाके क्या करती है, आपको पता है कि वो क्या करेगी, वो अपना इफेक्ट शो करेगी, या तो वो अच्छा होगा या फिर वो बुरा होगा, या तो वो हम मेडिसिनल फार्माकोलॉजी के अंदर लाएंगे या फिर अनडिजायर्ड इफेक्ट में टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो वो जो फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे, वो ड्रग का इफेक्ट, यानी ड्रग जब बॉडी के अंदर गई है तो उसने क्या इफेक्ट शो किए हैं। Those can be positive effects, those can be negative effects। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, बॉडी इस तरह होती है कि अब ड्रग अंदर आ रही है, अब बॉडी ने उस ड्रग का के साथ किस तरह रिएक्शन करना है, यानी बॉडी ने उसका किस तरह रिस्पॉन्स देना है। यानी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हो, वो तो बाहर से आ रहा है ना। सेम इज द केस कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, क्या रिस्पॉन्स देती है। अब इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, मतलब वो ब्लड के अंदर कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर एक्सक्रीट, यूरिन से एक्सक्रीट कैसे हो रही है। ठीक है, एक्सक्रीशन उसकी कैसे है, या फिर आगे वो डिसइंटीग्रेट किस तरह कर रही है, जो भी उसके जो बॉडी इफेक्ट दे रही है वो कैसे है। अब आई होप कि आपको इन सब टर्म्स का पता होगा। डिसइंटीग्रेशन क्या होती है कि जब एक टैबलेट खाते हो वो जाके स्टमक में जाती है, वो एसिड के साथ लगती है और उससे क्या होती है, वो छोटी छोटी बिल्कुल चूरा पूरा हो जाती है। ठीक है, वो क्या कर रही है, बॉडी कर रही है ड्रग के साथ। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अंडर आती हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये सब। अच्छा, आगे मैं देख रही हूँ कि आपके इसमें क्या है। अच्छा, एक और चीज जो है, ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसका आपको याद करने का एक और होता है DMEA। अब D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आपने एक टैबलेट ली है, वो आपकी बॉडी में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब वो आपके लिवर में कितना, उस एक टैबलेट का कितना हिस्सा आपके लिवर में जा रहा है, कितना हिस्सा
आपकी स्किन वाले एरियाज में जा रहा है, कितना एरिया आपके ब्रेन वाले एरिया में जा रहा है, ये है सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे है M फॉर मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी ड्रग को मेटाबोलाइज किस तरह से कर रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स। आगे E फॉर एक्सक्रीशन, जैसा मैंने पहले बता दिया, A फॉर अब्जॉर्प्शन। ये जो चार है ना, ये याद करने वाली बात है कि फार्माकोकाइनेटिक्स DMEA, इससे आपको याद रहेगा कि ये सारे जो हैं ये अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स आते हैं। अच्छा, अब जो डायनेमिक्स में मैंने आपको जिस तरह बता दिया कि उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसके अलावा आपकी बुक में इस तरह भी बताया हुआ है उसने कि यहाँ पे ये भी होता है कि जाहिर बात है ड्रग जा रही है बॉडी में, तो बॉडी में जाके वो कहीं अटैच होगी, रिसेप्टर है, फॉर एग्जांपल ये एक रिसेप्टर है, ये आपकी बॉडी में है ना, ड्रग तो बाहर से आई है, ड्रग बाहर से आई है, उसने इसके ऊपर लगना है आके, तो वो क्या करेगी, वो इधर आएगी इसके ऊपर और इधर आके अटैच हो जाएगी। ये बॉडी का पार्ट है, बट ये जो है ये ड्रग है, ये बाहर से आई है, तो ड्रग का बॉडी के पार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स देगी और सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लेट मी नो, और कोई हेजिटेशन नहीं करनी, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, जितनी बार मर्जी आप पूछो। आ गई आपकी समझ? ओके। अच्छा, उसके बाद हमने मुझे बताया था कि आप लोगों ने करना है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, लाइट वगैरह ठीक है, क्योंकि ना मुझे आइडिया नहीं था, मुझे था ये पूरी स्क्रीन पे आएगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, जब मैंने खुद ट्राई करके देखा तब आ रहा था, और अब जो है ना वो आ नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है कि शायद लाइट कम ना हो। अच्छा, ये फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन होता क्या है बेसिकली, सबको ही पता होता है, मेरे ख्याल में 8-9 में हम पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं अगर एक जगह पे बहुत सारे, तो इन्होंने यहाँ पे कंसंट्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा है, तो ये खुद ही जो है पैसिव मोशन के थ्रू इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, इधर चले, मतलब फैल जाएंगे, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? फिक्स लॉ एक जो है इस चीज के लिए बनाया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग के मॉलिक्यूल्स, वो किस तरीके से, किस रेट से जो है मूव करते हैं बॉडी के अंदर। इसका मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर मैं आपको जो है बाद में एक्सप्लेन करूंगी इस फॉर्मूले को डिटेल में। रेट जो है वो है C1 माइनस C2 मल्टीप्लाई बाय परमेबिलिटी कोएफिशिएंट और थिकनेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास C1 माइनस C2, ये क्या है? ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यही होता है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास इस तरीके से एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है, एक बैरियर लगाया हुआ है, अब कुछ मॉलिक्यूल्स इधर हैं, कुछ एक दो इधर हैं, तो आप देखोगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इस तरफ को है, मतलब कि जाहिर बात है यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन, सॉरी यहाँ पे नजर, यहाँ पे ज्यादा जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा कि उनका जो डिफरेंस है वो उसको कहलाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एक जगह पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, एक जगह पे कम है, तो उनका जब आपस में हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी उनको आपस में एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो वो क्या होता है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यानी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट ये होते हैं ना कि ढलवान है, मतलब कि उनमें जो एक फासला है, या उनमें एक जो उनको इक्वल लाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होंगे, मतलब कि अगर यहाँ पे 70 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 20 हैं, तो आपको पता है इनके दरमियान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 50 का है, क्योंकि 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50, यानी कि यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं आपको थोड़ा डीप इसलिए बता रही हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जब
इन चीजों का आपको कंसेप्ट बन जाएगा ना, तो आपको ये, आप एक दफा रीड करोगे, आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब परमेबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है ऑफ ड्रग? ये एक ड्रग का जो है ना एक कोफिशिएंट है या एक उसकी क्वालिटी होती है। इधर लिखती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ ड्रग। अच्छा, ये एक ड्रग की जो है ना एक क्वालिटी है, यानी कि उस ड्रग में कितनी ताकत है या सलाहियत है कि वो एक जगह से दूसरी जगह एक बैरियर के थ्रू जा सके। फॉर एग्जांपल, यहाँ जिस तरह बताया है, अब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर पास कितनी ताकत है कि वो इधर से निकल के इस बैरियर के थ्रू इधर जा सके, क्योंकि यहाँ पे तो कम है ना मॉलिक्यूल्स, जाना तो उन्होंने डिफ्यूजन के थ्रू है, लेकिन उनमें कितनी सलाहियत है कि वो यहाँ जा सके। इस चीज को कहते हैं कोफिशिएंट, परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ ड्रग। अब ये हर ड्रग का अपना होगा, जाहिर बात है, कुछ ड्रग ज्यादा उनके पास एबिलिटी या कैपेसिटी होगी कि वो जा सकें, कुछ के पास कम होगी। अच्छा, उसके बाद है, ये है एरिया। एरिया किस तरीके से हम इसको करते हैं? अब देखें कि आपके पास बहुत सारे ऑर्गन्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें स्टमक है, स्टमक का जो है वो एरिया आपको बस, अगर आप देखें, इतना कुछ ज्यादा नहीं लगेगा एज कंपेयर टू इंटेस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन्स जो होती हैं उनका एरिया इतना ज्यादा क्यों होता है? उनके अंदर विलाई होती है, माइक्रोविलाई होती है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जो होता है एरिया होता है, सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ मैं। तो अब जाहिरी बात है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा उधर से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हैं तो उनके पास थोड़ा एरिया है एब्जॉर्ब होने के लिए एज कंपेयर टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर एक यहाँ नहीं एब्जॉर्ब तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। और इतनी ज्यादा ये होती है इसकी इंटेस्टाइन्स की सरफेस एरिया कि यहाँ पे तो हर चीज एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। और थिकनेस का हम बात करते हैं। थिकनेस क्या होता है, किसको कह रहा है वो यहाँ पे? थिकनेस यही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जिस तरह आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, अब अगर लंग्स हैं या लिवर है, उसके ऊपर, ये मैंने लिवर बनाया, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसकी इतनी ज्यादा थिकनेस नहीं होगी, तो मॉलिक्यूल्स को इतना ज्यादा बैरियर क्रॉस करना नहीं पड़ेगा एज कंपेयर टू स्किन। अगर आप स्किन का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो उसमें इतनी लेयर्स होती हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल ने इधर से इधर जाना है तो उसको काफी ज्यादा हर्डल क्रॉस करनी पड़ेगी। एज कम्पेयर टू लिवर, उसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी जिसको बस वो क्रॉस करेगा और वो आगे चले जाएगा, ठीक है। तो अब इन सारी बातों को बताने का मकसद क्या है कि अगर जो रेट है मॉलिक्यूल्स का, यानी ड्रग के मॉलिक्यूल्स का, अब देखो फॉर एग्जांपल आपने ड्रग इनटेक किया, वो आपके स्टमक में चले गई, अब वो अब्सॉर्ब कैसे होगी, वो डिफ्यूज कैसे होगी आपकी बॉडी के अंदर, अब वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कंसंट्रेशन कितनी है आपके अंदर पहले से और जो अब आप ले रहे हो, उसी हिसाब से अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस यानी अगर 50 है तो वो ज्यादा अब्सॉर्ब होगी, अगर 40 होगा तो रेट कम होगा, अगर 30 होगा तो रेट उससे कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर परमेबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट, यानी उस ड्रग की ही अपनी ही क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो बड़ी जल्दी से जो है वो पास हो जाता है, तो जाहिर बात है रेट भी ज्यादा होगा। लेकिन थिकनेस इनवर्सली है, क्यों? क्योंकि अगर थिकनेस ज्यादा होगी उसको ज्यादा देर लगेगी, या कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसमें इतनी मोटी लेयर में से पास हो सकेंगे, थोड़े से मॉलिक्यूल होंगे जो इतनी मोटी लेयर से भी पास हो जाएंगे इजीली, बहुत कम होंगे, तो इसलिए ये है इनवर्सली। जबकि एरिया, फिर वही बात कि अगर आपके पास ज्यादा एरिया है तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा आपका जो होगा मॉलिक्यूल का रेट होगा उस जगह से पास ऑन होने का, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को इस फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, अभी पूछ।
और अगर मैं ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ या मैं ज्यादा स्लो बता रही हूँ या फास्ट बता रही हूँ, वो भी आप मुझे बता दें अभी, आई कैन मॉडिफाई दैट। सो एवरीथिंग जी ऑलराइट, चले। अच्छा ठीक है। अच्छा आगे मैं देखती हूँ आगे कौन सा मामला बताया। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा आगे है हमारे पास ये वीक एसिड्स और वीक बेसिस की हमने जो है ना आयनाइजेशन की बात करी होती है ना, वो ज्यादातर या तो वो वीकली एसिड होती हैं या फिर वीकली बेसिक होती हैं। ऐसे नहीं होता कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आप इनटेक कर रहे हो, वो तो आपके वैसे ही स्टमक तबाह कर देगा। अब सेम इज द केस विद बेसिक्स, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। तो ये एक बात जो है ना, ये फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स है, नॉट फॉर ऑल ड्रग्स, इट इज फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। अच्छा अब होता क्या है कि ड्रग्स जो हैं, अब मैं आपको एग्जांपल दूं। अब हमारे पास एग्जांपल है एक RNHC पॉजिटिव, आपकी बुक में दी हुई एग्जांपल। ये उसने एक बेस दी है हमें, वीक बेस है, ठीक है। जब ये बेस आयोनाइज होती है तो हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरीके से, प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो जाता है। एज यू नो H पॉजिटिव आयन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन। तो और इसी तरह अगर हमारे पास एक एसिड है और उसको हम आयोनाइज करें अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो क्या होता है कि वो इस तरीके से वो भी प्रोटॉन रिलीज करता है। करते दोनों प्रोटॉन रिलीज हैं, लेकिन ऐसा है कि बेस और एसिड इन दोनों की ना कुछ क्या कहते हैं कि क्वालिटीज या उनकी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो उनसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ तो प्रोटॉन रिलीज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन साथ अटैच है ना, तो इस वजह से इस चीज को हम कहते हैं प्रोटोनेटेड बेस, ठीक है। इसी तरह इसको कहेंगे प्रोटोनेटेड एसिड, क्योंकि यहाँ पे ये वीक एसिड वीक बेस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे प्रोटोनेटेड वीक बेस, प्रोटोनेटेड वीक एसिड, ठीक है। और ये होंगी आयोनाइज्ड फॉर्म। अच्छा अब ये जो हमारे पास है प्रोटोनेटेड वीक बेस है, इसकी क्वालिटी है कि ये जब इस फॉर्म में होती है, यानी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होती है, तो ये ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में, जबकि ये जब एसिड हमारे पास ज्यादा उसमें होता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है, तो ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर की बात करें। अच्छा अगर इनसॉल्युबल इन वाटर है तो इसका क्या मतलब है कि इट विल बी मोर सॉल्युबल इन लिपिड्स, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। यानी यहाँ पे अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो मतलब ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि अगर वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है तो ये लिपिड्स में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये वाटर की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये वाटर की बात कर रहे हैं कि वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं ये वाली चीज। अब इस तरह होता है कि जब आप एक एसिड होता है या बेस होता है, उसकी आपने इनटेक किया है और अनफॉर्चुनेटली आपने ओवर इनटेक कर लिया, ओवरडोज हो गई है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर वो वाटर इनसॉल्युबल चीज है तो वो एक्सक्रीट आउट ही नहीं होगी। एज यू नो कि हमें ड्रग को जब उन ट्यूब्यूल से जो होती हैं नेफ्रॉन में, उन ट्यूब्यूल से हमने एक्सक्रीट आउट करना होता है, तो हमें उसको मोर वाटर सॉल्युबल बनाना होता है। पता है आपको यूरिन इज वाटर इन नेचर ना, तो क्या है कि हमें वाटर सॉल्युबल बनाना है, तभी वो एक्सक्रीट आउट होगी ना।
अब अगर ये इस फॉर्म में है, इनसॉल्युबल वाटर फॉर्म में है, तो हमें चाहिए कि वो हम उसे कन्वर्ट कर दें सॉल्युबल फॉर्म में। सॉल्युबल फॉर्म इसकी ये है आयोनाइज्ड फॉर्म। और इसकी अगर हम बात करें, जो इसकी सॉल्युबल फॉर्म थी प्रोटोनेटेड, तो इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म होगी इनसॉल्युबल। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक ड्रग है और उसके जो है उसकी हमारे पास ओवरडोज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में यहाँ पे ड्रग, ठीक है, वीक एसिडिक ड्रग है एस्प्रिन एक। अब एक बंदे ने उसकी ओवरडोज कर ली है। अब क्या है, वीक एसिडिक ड्रग जो है ये वाली है, ठीक है। अब ये है इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वो यूरिन से नहीं निकलेगी, बॉडी में रहेगी। बॉडी में रहते हुए क्या करेगी, वो अपने एडवर्स इफेक्ट देगी। एडवर्स इफेक्ट बहुत फेयर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एस्प्रिन जो है इसकी एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी यानी ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। ये इतने सीवियर किस्म के अल्सर्स कॉज कर सकती है आपकी गट में। तो हमें चाहिए कि उस ओवरडोज को जल्दी से जल्दी जो है ना रिवर्स करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई दवाई नहीं है जिससे हम एस्प्रिन का ये उल्टे कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं, यानी हम उसको जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि उसके इफेक्ट कम हो सके। लेकिन मसला ये है कि वो है वाटर इनसॉल्युबल, अब वो निकल नहीं सकती एक्सक्रीशन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि हम उसको आयोनाइज्ड फॉर्म में, जो कि उसकी सॉल्युबल इन वाटर फॉर्म है, उसमें ले जाएं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम यूरिन को बेसिक कर देंगे यानी एल्कलाइन कर देंगे, तो क्या होगा, इस तरह करने से क्या होगा। मैम तुमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है? हेलो मैम, आर यू हाँ देयर? जी, हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक, मुझे नजर नहीं आ हाँ जी, रही। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, अब ये है कि अब यूरिन जो है हम उसको बेसिक या अल्कलाइन, दोनों एक ही चीज है। जब हम उसको बेसिक या अल्कलाइन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एसिड जो था हमारा इनसॉल्युबल फॉर्म में यानी प्रोटोनेटेड फॉर्म में, जिसमें एच उसका अटैच है, वो हो जाएगा आयोनाइज। आयोनाइज होने से क्या होगा, वो आ जाएगा सॉल्युबल फॉर्म में, और वो इन टिब्यूल्स से जो है वो जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टिब्यूल्स जो होती हैं वो तो रीअब्जॉर्प्शन करती जाती है ना बार बार। और जब स्पेसिफिकली अगर एक ड्रग है ही वाटर इनसॉल्युबल, तो ऑब्वियसली उसने तो फिर वहीं अड़े रहना है, वो उसने तो जाना ही नहीं है वहां से। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको सॉल्युबल फॉर्म में ले आएंगे और फिर उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट, ये सारा बताने का मकसद ये था कि हम इसको मेडिकली किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इन चीजों को। ऑल्दो दिस इज वेरी बोरिंग थिंग, बट दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करके हम उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सेम इज द केस फॉर दीज बेसिक ड्रग्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में, मैं जब बुक से रीड करूंगी तो मैं आपको एक दफा दोबारा भी बता दूंगी, वहां पे जो एग्जांपल्स दी होंगी। तो ये तो था सारा इसके बारे में। अगर इस वाले चीज में आपको कोई कंफ्यूजन, हेजिटेट ना करें, कोई बात नहीं, मैं आपको 4 दफा 5 दफा जितनी बार कहेंगे बता दूंगी। अच्छा, आगे चले फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने अभी बताया ना कि हम लोग जो है वो उसकी इनसॉल्युबल फॉर्म से जो हमारे पास मतलब लिपिड सोलुबल ज्यादा है उसको हम वाटर सोलुबल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी किसी हाँ ड्रग के जी, थ्रू दे के कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, वो ये देखे ना, हमने करना है यूरिन को बेसिक करना है। अब यूरिन बेसिक करने वाली बहुत सारी ड्रग्स होती हैं या बहुत ओके, सारी कंडीशंस होती हैं, इवन फूड होती हैं बहुत सारी, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, ये अल्कलाइन इन नेचर होती हैं मोस्टली।
इसी Okay. तरह हम उसको हमारे पास वही मैं यही बता रही थी पहले कि एस्पिरिन का हमें असर उल्टा करने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन हम उसकी यूरिन की पीएच जो है हम बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है पीएच जो है वो 7 से ऑनवर्ड जो है वो 14 तक जो है वो बेसिक होती है, हम ये इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ये इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो हमारी जो उधर रुकी हुई थी ड्रग, ये ऑटोमेटिकली आयोनाइज होना शुरू हो जाएगी। जब वो आयोनाइज होगी तो वो क्या होगी, वो वाटर सॉल्युबल होगी, वो ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होने लग जाएगी और हमारा मसला हल हो जाएगा। ओके आप अंडरस्टूड, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आगे है हमारे पास जो ये है रूट्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स। मेरे ख्याल में इसको हम अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं कि पढ़ा दूं मैं ये रूट्स, क्योंकि बहुत बेसिक है। तो मैं चाहती थी आप लोग कह रहे थे एनएसएट करना है तो फिर उसकी तरफ चले जाते हैं। एनएसएट्स करवा दें पहले। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे बस एक कंसेप्ट था और मेरे ख्याल में वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वाला था। वो आपके ना एनएसएट वाले चैप्टर में भी उसने 1-2 जगह बात की थी, तो मैं चाहती थी कि वो बस मैं बता दूं आपको, वो मैं एक मिनट बता देती हूँ, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं एनएसएट। अच्छा, अब हम अगला पेज। अच्छा, अब हमारे पास ना जो एलिमिनेशन होती है ना ड्रग की, वो 2 तरीके से हो सकती है। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमने उसको एलिमिनेट करवाया एसिडिक और बेसिक ड्रग को। तो अच्छा, अब हमारे पास 2 ऑर्डर होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, होते तो ऑर्डर आगे भी हैं जो हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरे ख्याल में केमिस्ट्री में पढ़ते थे, लेकिन फ्रॉम फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और सेकंड और जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो आपका एलिमिनेशन का रेट होता है ना, अच्छा रेट से आपका जहां भी किसी भी सब्जेक्ट में रेट का वर्ड आएगा ना, इट मीन इट इज रिलेटेड टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हर चीज जो भी जिसका भी वो जिक्र करने लगा है वो उसका टाइम के साथ रिलेशन करते हुए वो बात कर रहा है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन, फॉर एग्जाम्पल के मतलब 1 मिनट में वो कितना एलिमिनेट हो रहा है, या 2 मिनट में, जो भी उसका स्टैंडर्ड हुआ, घंटे के लिहाज से हुआ या सेकंड के लिहाज से हुआ या मिनट के लिहाज से हुआ, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू टाइम। एलिमिनेशन टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरीके से होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, इट्स प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि डायरेक्टली का मतलब होता है बिल्कुल एक चीज बड़ी है तो दूसरी बड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल साथ साथ ऊपर जाएंगे वो। यहाँ पे ये है प्रोपोर्शनल है। अच्छा, डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक चीज आपने बढ़ाई है दूसरी भी बढ़ गई है, लेकिन अगर आप सिंपली प्रोपोर्शनल कह रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो बढ़ तो रही है, लेकिन वो ये नहीं है, डायरेक्ट मैनर में नहीं है कि बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, लेकिन हो रही है इस तरीके से। तो ये जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अच्छा, एक कंसंट्रेशन का भी मैं आपको बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट दे दूं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, कंसंट्रेशन जो होती है ना वो होती है आपकी ब्लड के अंदर, ठीक है। जब भी आप ड्रग की बात करते हैं ना ब्लड के अंदर, उसको आप कहते हैं कंसंट्रेशन। अगर आपको कहीं अमाउंट का वर्ड नजर आए ना ड्रग के साथ के अमाउंट ऑफ ड्रग, वो पता क्या है, वो ये है कि अमाउंट ऑफ ड्रग यू हैव टेकन इनटू योर बॉडी, यानी जो आपने खाई है दवाई। फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैंने 1 टीस्पून सिरप पिया है, तो वो उसकी अमाउंट है ड्रग की, ठीक है। उस सिरप के जो 1 चम्मच में जितनी ड्रग थी वो अमाउंट ऑफ ड्रग है। लेकिन कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन वो होती है जो आपके ब्लड के अंदर चली गई है, और ब्लड के अंदर तभी जाती है जब वो आपके गट से एब्जॉर्ब होके ब्लड में रीच होती है ना, डायरेक्ट तो नहीं ना ब्लड में चली जाती, अदर देन पेरेंट्रल्स।
अगर आप ऑरली दे रहे हो दवाई तो वो यही होता है ना कि पहले आप खाते हो, वो स्टमक में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो किधर जाती है, ब्लड में जाती है। तो जो ब्लड में कंसंट्रेशन गई है ना, जो ब्लड में जो ड्रग गई है ना, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। और अमाउंट वो है जो आपने खाई है, जो आपने इनटेक की है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने 50 यूनिट्स आपने दवाई खाई है, या 50 जो भी mg कर लो आप, ये होगी अमाउंट, लेकिन आपके ब्लड में गई है सिर्फ 10, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रग, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, दिस इज वेरी मेजर डिफरेंस जो लोग बड़ा गलती करते हैं। अक्सर दफा ब्लड वाले को भी अमाउंट कह रहे होते हैं और अक्सर दफा अमाउंट वाले को कंसंट्रेशन कह रहे होते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने जरूर जहन में रखना है। तो यहाँ पे वो कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, यानी जो ड्रग की अमाउंट या कंसंट्रेशन जो आपके ब्लड में है। अमाउंट वो है जो आपने इनटेक की है और कंसंट्रेशन वो है जो आपके ब्लड में है। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट इज इन योर ब्लड इज इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं वो कि जो एलिमिनेशन हो रही है ना आपकी टाइम के साथ, वो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसे होता है कि अगर आपने ड्रग ली है और वो उसी हिसाब से एलिमिनेट हो रही है जिस हिसाब से आपके वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्यों फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं? क्योंकि वो उसी हिसाब से निकल रही है, प्रोपोर्शनैलिटी है वहां पे। ठीक है, वहां पे ये नहीं है कि कंसंट्रेशन कुछ और है और आपकी जो रेट एलिमिनेशन है वो कुछ और जा रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। ये दोनों चीजें आपस में अकॉर्डिंगली ही चलेंगी। ठीक है, ये जिस ड्रग के साथ ये वाला केस हो, यानी कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जितनी भी ड्रग होती है ना जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन को फॉलो कर रही होती हैं, वो जितनी भी ड्रग्स होती हैं ना, उनका हम कहते हैं कि उनकी हाफ लाइफ जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ड्रग ए है तो मैं कहूंगी ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है और इसकी 5 और हाफ लाइफ है। ठीक है, अब ये ड्रग आप ले लो, मैं ले लूं, जो भी ले ले, उसकी हाफ लाइफ 5 और ही है। मतलब कि 5 घंटे के बाद अगर वो पहले 10 mg थी तो 5 घंटे के बाद 5 mg ब्लड में रह जाएगी। ठीक है, ब्लड में रह जाएगी, यानी ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन 5 mg हो जाएगी। और 5 mg कम हुआ है तो 5 mg इट्स मीन कि 5 mg ही हमारा एलिमिनेट भी हो गया है बॉडी से। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बात। और इसके बाद अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है कि उसमें ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती। जीरो ऑर्डर में ये होता है कि जो रेट होता है ना एलिमिनेशन का, यानी एलिमिनेशन जिस हिसाब से हो रही होती है, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। वो उसका अपना ही रूल है, मतलब कि वो नहीं मानती कि कंसंट्रेशन बेशक आप 1000 कर दो ब्लड के अंदर, बेशक आपका 10 हो कंसंट्रेशन मिलीग्राम, जो भी हो, इसने कांस्टेंट रहना है। ठीक है, ये कहती है कि मैंने तो इसी हिसाब से निकलना है बॉडी से। फॉर एग्जांपल इसने 5 मिलीग्राम पर और वो निकल रही है बॉडी से, एलिमिनेट हो रही है। आपने 1000 mg की आपकी 1000 mg आपकी ब्लड के अंदर पड़ी हुई है ड्रग, फिर भी उसने 5 mg पर और के हिसाब से निकलना है। अगर वो 10 mg पड़ी हुई है उसने तब भी 5 mg पर और के हिसाब से निकलना है। ये जो केस है ये रेयर केस है। मोस्ट जो ड्रग्स होती हैं वो यही रूल फॉलो करती हैं कि वो यही कहती हैं कि अगर
अगर 1000 जो है वो mg आपकी ब्लड में ड्रग पड़ी हुई है, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसको 500 जो है मैं निकल जाता है, 500 निकल जाएगी और 500 रह जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास 100 होगी तो वो उस हिसाब से कहेगी कि मैं 50 चलो निकल जाती हूँ, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ ये, और 50 जो है वो रह जाएगी। लेकिन ये कोई यहाँ पे 500 निकल रही थी, यहाँ पे 50 निकल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बेशक 1000 हो, बेशक 10,000 हो या 10 हो, यहाँ पे उसका एलिमिनेशन का जो रेट है वो यही रहना है। अब इसके क्या रीजन है? अब बंदा यही सोचता है ना कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो निकलना चाहिए ज्यादा है यहाँ पे। अब होता ये है कि कुछ ड्रग्स होती है ना जिनके साथ ये रूल होता है, उनका मसला ये होता है कि एलिमिनेशन के लिए भी आपको पता है पूरा प्रोसेस है, पूरा आपको नेफ्रॉन से गुजरना पड़ेगा ड्रग को और फिर वो एलिमिनेट होगी। अब एक हद तक हर चीज में ना सैचुरेशन का फिनोमेना आ जाता है ड्रग्स के मामले में। जब भी आप बात करते हो, जब आप जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन वाली ड्रग्स की बात करते हो ना, तो वहां पे जो है ना सैचुरेशन हो जाती है। सैचुरेशन किस चीज की हो जाती है? जो एलिमिनेटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, यानी वो मैकेनिज्म जो एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं ना ड्रग की, उनमें सैचुरेशन आ जाती है। यानी कि वो कहते हैं कि भाई मैं 5 से आगे नहीं जा सकता, भाई मुझे 5 ही करना है, 5 से आगे मैं निकाल नहीं सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक दरवाजा है, उसमें से 5 बंदे ही निकल सकते हैं, तो अगर आप 100 बंदा भी आपके कमरे में है तो एक वक्त में 5 ही निकलेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से ये है कि यहाँ पे 5 ही निकलेगा, तो वहां पे जो है उसका जो है ये कांस्टेंट रहेगा रेट ऑफ एलिमिनेशन। अच्छा, अब जब इनका रेट कांस्टेंट रहता है तो इनकी हाफ लाइफ जो होती है ना वो कांस्टेंट नहीं होती। मतलब हाफ लाइफ नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं कांस्टेंट होती? क्योंकि आपको पता है कि हाफ लाइफ कहते किसे हैं कि उस मतलब वो टाइम जिसमें ड्रग की एक्चुअल कंसंट्रेशन जो होती है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 1000 है तो उसकी हाफ लाइफ के बाद वो 500 रह जाएगी, या यहाँ पे अगर 10 है तो उसकी हाफ लाइफ के बाद वो 5 रह जाएगी। ये होता है ना मतलब हाफ लाइफ का, मतलब जो भी स्पेसिफिक उसकी हाफ लाइफ होती है नॉर्मली ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एलिमिनेशन तो हो नहीं रही, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, एलिमिनेशन का जो रेट है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो तो एक हिसाब से होगी, तो यहाँ पे हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? फॉर एग्जांपल अगर 1000 आपके पास मिलीग्राम ड्रग कंसंट्रेशन पड़ी हुई है ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, इसने हाफ लाइफ के बाद आधा होना था, लेकिन क्योंकि ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो इसको पता है कि मेरी एलिमिनेट तो सिर्फ 5 मिलीग्राम होनी है, तो बाकी तो सारी ब्लड के अंदर ही पड़ी रहेगी ना। तो इस वजह से इसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती, इसकी हाफ लाइफ डिपेंड करती है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर इसकी 1000 होगी तो इसकी हाफ लाइफ और होगी, इसकी अगर 10 मिलीग्राम कंसंट्रेशन होगी तो इसकी हाफ लाइफ और होगी। वो इस वजह से, क्योंकि जाहिरी बात है हमारी एलिमिनेशन ही नहीं हो रही तो ड्रग तो अंदर ही पड़ी है, तो हाफ लाइफ हम किस तरीके से डिटरमिन करेंगे जब वो आधी ही नहीं हो रही। 500 इसको होने में कितनी देर लगेगी हमें क्या पता, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें डिटरमिन करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। अब अगर हमने इसके अकॉर्डिंग करना होगा तो कितना टाइम लगेगा इसको 5 मिलीग्राम होने में? इसको तो चलो और लग जाएगा, 1 घंटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है 5 मिलीग्राम पर और है, तो यहाँ पे तो चलो 1 घंटा हाफ लाइफ हम कह देंगे। यहाँ पे कितनी होगी अब आप खुद निकाल लो कि कितने घंटे लगेंगे। 5 को कर लो इसके साथ डिवाइड करके देख लोगे कितना आता है, अब वो उसकी हाफ लाइफ आ जाएगी। मतलब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ पे 10K ले लोगे तो फिर जो है वो उस हिसाब से आएगी हाफ लाइफ, ठीक है। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और ये बच्चों को ना एंड तक फंसते हैं। तो बताने का यहाँ पे मकसद यही था कि यहाँ पे क्योंकि उसकी एलिमिनेशन ही नहीं हो रही तो हम हाफ लाइफ कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ डिटरमिन कर भी सकते हैं लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहेगी।
कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी उसकी, कंसंट्रेशन कम होगी तो हाफ लाइफ भी कम हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टू लेट मी नो, बिकॉज ये काफी जो है ना ट्रिकी और थोड़े कंसेप्चुअल हैं, इसमें शायद रिवीजन आप लोगों को हो, डिमांड हो आप लोगों की, तो आप मुझे बता दो अगर ये क्लियर हुआ है कि नहीं। क्लियर है। थोड़ी सी भी किसी को हल्की सी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दिया करे, अगर मैं ना थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके भी रिवाइज करवा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। आपी ये जो सैचुरेशन वाला आपने बताया है, ये दोबारा रिपीट कर दें। हाँ मैं बता देती हूँ। अच्छा, अब ये होता है कि आपको पता है कि सैचुरेशन फिनोमेना जो है ना हर जगह पे होता है, कि आप एक लिमिट तक एक काम कर सकते हो ना, उसके बाद वो जिस तरह आपने रिसेप्टर्स, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, कि रिसेप्टर्स भी मतलब कि सैचुरेट हो जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 रिसेप्टर हैं और आपके पास ड्रग्स आ गई हैं 5 मॉलिक्यूल ड्रग के आ गए हैं, तो यहाँ पे एट ए टाइम तो सिर्फ 3 ही ड्रग्स अटैच होंगी ना, ये 2 तो बेली रहेंगी। ये तो कहेंगे जब निकल जाएंगे, जब ये अटैच होके डिटैच हो जाएंगी उसके बाद ये आएंगी ना, तो उस वक्त के लिए ये जो सैचुरेशन है ना, कि मतलब कि आप पीछे से बेशक यहाँ पे जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स ले आओ, यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास 3 रिसेप्टर हैं, तो एट ए टाइम 3 ही अटैच होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन ऑफ रिसेप्टर्स या सैचुरेशन ऑफ ड्रग। तो इसी तरीके से सैचुरेशन जब एलिमिनेशन प्रोसेस में किस तरीके से होती है, कि जो भी एलिमिनेशन के मैकेनिज्म है, जो नेफ्रॉन है और जो ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन, सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजियो में, उन फिनोमिनास में भी एक तरह से सैचुरेशन आ जाती है इन ड्रग्स के लिए। लाइक वो ड्रग्स जो हैं जिन पे ये जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन अप्लाई होता है, उनका क्या होता है कि वो बस एक हद तक एलिमिनेट कर सकती हैं। मतलब वो नेफ्रॉन कहते हैं उनको कि भाई हम तुम्हें 5 मिलीग्राम तुम्हारी ड्रग निकाल देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है इससे ज्यादा। तो बाकी सारी बेशक पीछे 1000 मिलीग्राम पड़ी होगी, तो वो सारी ड्रग को इंतजार करना पड़ेगा कि पहली वाली 5 निकल जाए, फिर अगली 5 निकले, फिर अगली 5 निकले। तो वो सैचुरेशन का फिनोमेना है कि मतलब एक वक्त में कुछ लिमिटेड लोग जा सकते हैं, इसको कहते हैं सैचुरेशन। जबकि इधर कोई सैचुरेशन नहीं है, इधर उसने जाना है बस कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उतनी ही ज्यादा एलिमिनेशन होगी, कंसंट्रेशन कम है तो उतनी ही कम एलिमिनेशन होगी। ठीक है, ठीक है आपी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, इनमें से किसी चीज में आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लो। अब मैं एन सेट पे जा रही हूँ। अभी इस चैप्टर में ना हमारी 2 चीजें रहती हैं, लेकिन वो बहुत ही बेसिक सी हैं, तो मैंने कहा बजाय कि हम उस पर करें वो हम बाद में कर लेंगे। अभी मैं ना आपको फिर जो आपका मेजर है उस पर चले जाते हैं, जो एन सेट वाला चैप्टर है। महा यार, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता रही, मुझे मैं अपने लिहाज से लगी हुई हूँ, तुम लोग क्या, मुझे इतना पता नहीं है कि डीपीडी को किस तरीके से है। ठीक है, या कोई मॉडिफिकेशन करनी चाहिए? ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, ठीक है, अच्छा सही। ठीक है। अच्छा जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, मैं ना एक दफा चैप्टर निकालूं। अच्छा, जो रूट्स होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी आपने ड्रग लेनी है, आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से ले सकते हो। तो अगर हम ऑरली बात करें तो ऑरली जो है, एक तो ये है कि बड़ा इजी तरीका है, बजाय कि आप अपने इंजेक्शन लगाओ तो वो पेनफुल मेथड है, आपको कोई दवाई खाते हुए कोई मसला नहीं होगा, तो एक कन्वीनियंस है पेशेंट के लिए। उसके बाद मसला ये आता है इसमें कि इसमें एब्जॉर्प्शन कम होती है, स्लो होती है। एब्जॉर्प्शन क्यों स्लो होती है? वो इसलिए स्लो होती है क्योंकि आपको पता है हम फूड भी इंटेक कर रहे होते हैं, तो फूड के साथ इंटरेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंट्रावेनस फॉर्मुलेशंस। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट का क्या मतलब होता है, ये आपने शायद पढ़ा हो पहले भी कि नहीं पढ़ा?
पढ़ा हुआ है? जी पढ़ा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट पास इफेक्ट में मैं थोड़ा सा जनरल बात हूँ, इसमें ये होता है कि लिवर के तरफ जाते हैं आपकी सारी जो ड्रग होती है, और वहां से मतलब कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो ऑरली आप लेते हो वो फर्स्ट पास इफेक्ट्स के थ्रू जाती है। उसमें क्या होता है कि आपकी ड्रग जो होती है लिवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो हमने जिस मकसद के लिए उसको लिया होता है, जिस जगह उसको जाना होता है असल में, वहां तक उसको जाने से पहले ही वो मेटाबोलाइज हो जाती है। तो इस वजह से हमारा जो होता है ना, अक्सर दफा ये मसला आता है, इस वजह से हमें हाई डोज लेनी पड़ती है ऑरली, ताकि फर्स्ट पास से अगर वो गुजरे भी तो कुछ ना कुछ पीछे बच जाए, ताकि हमारी बॉडी में जो हमने जिस मकसद के लिए लिया है उसको वो मकसद पूरा हो जाए। In which a significant amount of agent is metabolized in the gut wall, portal circulation and liver before it reaches a systemic circulation. सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुंचने से पहले ही वो इतनी मेटाबोलाइज हो जाती है कि मतलब हमारी वो मेन साइट जहाँ पे हमें वो रिक्वायर होती है ड्रग, वहां पे अभी पहुंची नहीं होती, कि वो पहले ही मेटाबोलाइज हो जाती है। इस वजह से एक ये इसका ड्रॉबैक है। आगे हम बढ़ते हैं बक्कल और सबलिंगुअल। बक्कल में क्या होता है, जो नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, ये चैप्टर हमने कल पढ़ लिया था, इसमें से बस एक ये टेबल रह गया था और एक आखिरी टॉपिक रह गया था, इसलिए मैं आज वो कवर कर रही हूँ। अच्छा, बक्कल और सबलिंगुअल में क्या होता है कि बक्कल, जिस तरह आपको पता है बक्कल कैविटी है हमारी, तो इट्स मीन कि आप उस पे जो रख के लेते हो और वो स्लोली रिलीज होती है, इर्द गिर्द से जो आपकी वेन्स या वेसल्स है वहां से वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू योर ब्लड, ठीक है, और direct absorption into systemic venous circulation bypassing the hepatic portal circuit and first part metabolism। यहाँ पे ये तो लिखा हुआ बाईपास कर देती है। सबलिंगुअल क्या है कि जो आप जुबान के नीचे रखते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन आपने अक्सर देखा होगा आपके घर में कोई बूढ़े दादा दादी में वगैरह, अक्सर आपने शायद नोट किया हो, अगर उनको कोई हार्ट का मसला हो तो वो अक्सर कहते हैं मैंने जुबान के नीचे गोली रखी होती है, वो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, वो जुबान के नीचे रखते हैं, वो स्लोली रिलीज होती है और वो जो जुबान के नीचे वेन्स या वेसल्स होती हैं उधर से वो एब्जॉर्ब होके आपकी सीधा जो है ब्लड में चली जाती है, और वहां से साइट ऑफ एक्शन यानी कि जो उनका हार्ट वगैरह या जहाँ पे भी उनका वेसल्स में साइट ऑफ एक्शन होगा वहां पे वो जाके अपना एक्शन शो कर देंगी। तो अब ये होता है कि ये जो है यहाँ पे लिखा तो ये हुआ है कि ये फर्स्ट पास को कम्प्लीटली मेटाबोलाइज कर दे, कम्प्लीटली बाईपास कर देगी, लेकिन होता ऐसी है असल में कि जब आप मुंह में रखते हो ना तो कुछ ना कुछ उसका मतलब, अगर आप 100% में से 80% अगर आपके मुंह में मतलब मुंह से ही एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो 20% ऐसा भी होता है कि वो आप निगल भी रहे होते हो साथ साथ। आपने खुद नोट किया होगा कि आपने कोई मुंह में फॉर एग्जाम्पल टॉफी भी रखी हुई है, तो आप साथ उसको swallow भी कर रहे होते हो स्लाइवा को अपने, तो उसके साथ उसका जूस भी जा रहा होता है टॉफी का। उसी तरीके से टैबलेट का भी इसी तरह है कि कुछ ना कुछ आपकी जा ही रहा होता है आपकी गट में भी, लेकिन वो मतलब बहुत थोड़ा होता है, बहुत लिमिटेड सा होता है, इसलिए उसको यहाँ पे उसने बिल्कुल कह दिया कि बाईपास ही कर दिया उसको, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी जा रहा होता है। अच्छा, अगला चलते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में क्या है कि आप जो है ना डायरेक्टली ब्लड में जो है अपनी ड्रग इंजेक्ट कर देते हो। अब इधर वो कहते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी 100% है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से मुझे बता दे। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। पता है? amount of drug that is absorbed in the blood। जितनी अमाउंट हम लोग मेडिसिन की लेते हैं ना, उसमें से जो अमाउंट हमारे ब्लड तक जाती है उसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसे है कि अब यहाँ पे तो अगर आप देखो ऑरल की बात करो तो वहां पे उसने पहले आपके स्टमक में जाना है, स्टमक से जाके उसने जो है आपकी स्टमक वॉल्स के साथ अटैच होना है और वो लगना है, डाइजेशन होनी है, और उसने फिर आगे इंटेस्टाइन में जाना है, उधर से उसने ब्लड में फिर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होते होते मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने ब्लड में जाना है। लेकिन जब आप इंट्रावेनस की बात करते हो आप डायरेक्टली उस ड्रग को ब्लड में ऐड कर रहे हो। अब इधर क्या हो रहा है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ही ये है कि आपकी ड्रग योर ड्रग अवेलेबल इन ब्लड, ठीक है,
अब एक ड्रग आप डायरेक्टली ही ब्लड में डाल रहे हो तो जाहिरी बात है कि उसका 100% ही होगा ना उधर। ऐसा तो नहीं होगा कि आप उसमें ब्लड में इंजेक्ट करो 100 मिलीग्राम ड्रग जो है इंजेक्ट करो ब्लड में और 100 में से कम रहे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप इंजेक्ट ही उसको ब्लड में कर रहे हो तो 100 की 100 ब्लड में ही जाएगी ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि 100% बायोअवेलेबिलिटी। लेकिन अगर आप ऑरली बात करो, क्योंकि वहां पे हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट आ जाएगा, वहां पे फूड के साथ इंटरेक्शंस आ जाएंगे, वहां पे और मसले आ जाएंगे, वहां पे कोई कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इतनी ड्रग की होती नहीं है। कुछ ड्रग वैसे एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से बगैर एब्जॉर्ब हुए। अच्छा, आगे चलते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर ये होता है कि आप उसको जब आप ये उस वक्त दिया जाता है जब आप ना सस्टेन रिलीज चाहते हो। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसको जो है ना वो डिक्लोफेनिक का जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, वो होता है इंट्रामस्कुलर। वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी पेन जो है वो फिर स्लोली जो है ना, मतलब होगी तो ठीक, लेकिन वो जो ड्रग है वो मसल से स्लोली रिलीज होती रहेगी और उसको इफेक्ट आता रहेगा एंटी पेन का, मतलब के पेन किलर का इफेक्ट जो है वो उसका आता रहेगा, एनाल्जेसिक का इफेक्ट उसको आता रहेगा। तो ये उन मकसद के लिए होता है, उन ड्रग्स के लिए होता है जब आपको चाहिए होता है कि आप सस्टेन रिलीज चाहते हो या स्लो रिलीज चाहते हो, कि थोड़ी थोड़ी डोज बार बार रिलीज होती जाए। वो ऐसे होता है कि आप मसल के अंदर ड्रग इंजेक्ट कर देते हो और वो जो ड्रग है वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट होते होते वेसल्स में अंदर अब्जॉर्ब होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाएगी। तो यहाँ यही लिखा है, ऑफन फास्टर एंड मोर कंप्लीट हायर बायोअवेलेबिलिटी देन दैट ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल से जो है इसकी ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी है, लेकिन जो है इंट्रावेनस से इसकी कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी आप डायरेक्ट ब्लड में तो नहीं कर रहे हैं ना, बेशक मसल में कर रहे हो, क्लोज तो है वो वेन्स के, लेकिन आप जो है फिर भी वो कंप्लीट 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन ओरल के कंपैरिजन में इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। लार्ज वॉल्यूम्स में बी गिवन इफ द ड्रग इज नॉट टू इरिटेटिंग। अच्छा, इंट्रामस्कुलर का ना सबसे बड़ा मसला है ये कि ना जो पेशेंट होता है ना उसको इरिटेशन होती है, उसको मतलब उस जगह पे ना समटाइम दर्द होने लग जाती है या समटाइम इरिटेशन होने लग जाती है बिकॉज ऑफ सम ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होती हैं जो जब उनको इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है तो उनमें इरिटेशन का इफेक्ट आता है। तो अगर आपने लार्ज वॉल्यूम में देना है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ड्रग जो है वो इरिटेट ना करे उस पेशेंट को। अच्छा, अच्छा उसके बाद है सबक्यूटेनियस। एक मिनट चैट में मैं पढ़ लूं। अच्छा, ये चैट वाली जो क्वेरीज हैं ये मैं आपको बाद में करती हूँ सॉल्व, पहले अभी हम बस ये कर ले जल्दी से। अच्छा, सबक्यूटेनियस क्या है? सबक्यूटेनियस में ये होता है कि आप स्किन के जो है नीचे वो इंजेक्ट करते हो। ये अगेन मतलब आपको पता है पहले स्किन आएगी फिर मसल्स आएंगी फिर वेन्स आती है ना, तो ये इंट्रामस्कुलर से थोड़ी स्लोअर एब्जॉर्प्शन है, लेकिन फिर भी ऑरली से ज्यादा बेहतर है। तो इसमें आप फिर अगेन फर्स्ट पास को जो है वो आप बाईपास कर रहे होते हैं। आगे रेक्टल रूट आ जाता है। रेक्टल रूट में आप जो है रेक्टम के थ्रू देते हो। ये उन कंडीशन में जैसा कॉन्स्टिपेशन में जो सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स होते हैं उनको हम स्पोजिटरीज देते हैं। स्पोजिटरीज जो होती हैं वो रेक्टम के लिए होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो उधर लोकली जो है अपना इफेक्ट देती हैं, जिसकी लुब्रिकेंट इफेक्ट के लिए होती हैं या कुछ और इफेक्ट्स भी होते हैं। मोस्टली लुब्रिकेंट इफेक्ट के लिए ही दी जाती हैं, या फिर उन ड्रग्स के लिए जिनका टेस्ट वगैरह अच्छा नहीं होता, जो ऑरली आप नहीं ले सकते, उनको आप रेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होता है यहाँ पे भी, क्योंकि जाहिर बात है वो स्टमक के थ्रू तो जा नहीं रही, इंटेस्टाइन तो पास नहीं कर रही, तो फर्स्ट पास इफेक्ट अगेन आपका जो है वो बाईपास हो गया। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिए, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स में हम स्पोजिटरीज देते हैं। आगे आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में वही जिस तरह एस्मा पेशेंट्स होते हैं उनमें आप वो देते हो, उसको स्प्रे वगैरह देते हो। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि
आपका पेशेंट जो है उसका प्रॉब्लम लंग से रिलेटेड है, अगर उसका प्रॉब्लम लंग से रिलेटेड है तो आपको क्या जरूरत है कि आप उसको दवाई इंजेक्शन के जरिए लगाओ या आप उसको गोलियां खिलाओ। आपका जब मसला ही सांस का है तो आप क्या करोगे, आप उसको नोज से ही दोगे ना। आप ये तो नहीं चाहोगे कि आप पूरी बॉडी को जो है वो उस ड्रग में, मतलब पूरी बॉडी में ड्रग वो भेजने के बजाय आप सिर्फ लंग्स में भेजो ना, ताकि साइड इफेक्ट कम हो। अगर आप पूरी बॉडी में भेजना शुरू कर दोगे तो क्या होगा कि एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आएंगे। तो हमारा जब मकसद ही सिर्फ लंग्स का है तो हम फिर उसको इनहेलेशन के रूट से देते हैं। अच्छा, आगे है टॉपिकल। अब टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा वाज़ेह किस्म का, कि जो टॉपिकल होता है ये हम स्किन पे देते हैं। सॉरी, तो बात कर रहे हैं। अच्छा, टॉपिकली हम वो देते हैं जब हमें लोकल इफेक्ट चाहिए होता है स्किन के ऊपर या फिर किसी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। म्यूकस मेम्ब्रेन जिस तरह हमारी आई की हो गई, ईयर की होगी, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, ये सब ठीक है। अगर हमें लोकल इफेक्ट देना है, या फिर वजाइना में भी जो वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें, वजाइना में जिस तरह ऑक्सीटोसिन बिफोर डिलीवरी दिया जाता है टू इंक्रीज लेबर पेन या टू स्टिमुलेट लेबर पेन, तो इसी तरीके से जो आई में आपको टॉपिकल ऑइंटमेंट्स वगैरह मिलती हैं वो सारी टॉपिकल होती हैं। इसी तरह नोज में भी अक्सर लोगों को मिलती है। ये सारी जो हैं ये टॉपिकल में आती हैं। आगे आता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल वो होती हैं जो आप लगाते तो स्किन पे हो लेकिन उसका स्किन के ऊपर लोकल इफेक्ट नहीं होता, उसका इफेक्ट होता है सिस्टेमिक। ये ना एक पैचेस की तरह मिलती हैं, एक जिस तरह पट्टी की नुमा के पैच होते हैं वो आपकी स्किन पे चिपक जाता है और वो जो है ना उसके ऊपर ड्रग लगी होती है और वो स्लोली आपके स्किन में ना रिलीज करती रहती है। जिस तरह आप लोशन अप्लाई करते हो ना, मलते हो उसको, उसी तरीके से ना वो एक दवाई जो है ना वो एक पट्टी के ऊपर लगी होती है। वो पट्टी आपकी जो है वो बाजू पे लगी हुई है फॉर एग्जांपल, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ड्रग जो है आपकी स्किन के अंदर रिलीज करेगा। स्किन से वो मसल में जाएगी, मसल से फिर आगे नीचे वेन्स होंगी, वेसल्स होंगी, तो उन सब में जाएगा वो और वहां जाके वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा और वहां जाके वो जो है ना अपना एक्शन शो कर देगा। अगेन यहाँ पे फिर हमारे पास जो है फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइड हो जाता है। अच्छा, एक बस यहाँ पे ये रह गया था सेफ्टी एफिकेसी, मुझे हमने बताया था ये एक टॉपिक आपने करना है और ये 4-5 लाइनों का है। देन वी विल बी कंक्लूडिंग आवर टुडेज लेक्चर। तो अच्छा, इसमें क्या है, सेफ्टी और एफिकेसी जो ड्रग्स की है वो किस तरीके से होती है कि because society expect prescription drug to be safe and efficient, effective। अच्छा, अब ये है कि ना हमारी सोसाइटी में तो कुछ ज्यादा ही ऐसे है कि लगता है कि भाई साइड इफेक्ट आ गया है तो ये ड्रग लेनी ही नहीं है। ऐसे नहीं होता, हर ड्रग का कोई ना कोई, बेशक सेफ से सेफ भी ड्रग है ना, उसका कोई थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आपको आएगा, यकीनन आएगा, बेशक आप नोटिस करो या ना करो। तो ये कहना कि नहीं ये ड्रग तो बिल्कुल ही सेफ है, ये बिल्कुल गलत है। जिस चीज का अगर अच्छा इफेक्ट है ना मेडिसिन में, तो उसका कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट भी होगा, अदरवाइज उसका कोई अच्छा इफेक्ट भी नहीं आप कह सकते कि उसका इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बात है कि लेकिन आम पॉपुलेशन को ये बात नहीं समझ आती, वो यही कहते हैं कि भाई हमने छोड़ देनी है। तो खैर अच्छा, इसमें वो यही बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मार्केट ऑफ न्यू ड्रग। करंट रेगुलेशन इन द यूएसए रिक्वायर एविडेंस ऑफ द रिलेटिव सेफ्टी। अच्छा, ड्राइव फ्रॉम, अच्छा वो ये कह रहा है कि एनिमल्स पे हम ना टेस्टिंग करते हैं इस वजह से कि एक ड्रग किस हद तक जो है वो सेफ है ह्यूमंस के लिए। पहले एनिमल्स पे करते हैं, उसके बाद फिर हम ह्यूमंस पे क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। प्रोबेबल थेराप्यूटिक एक्शन, जो उनका एक्शन है, फॉर एग्जांपल जिस तरह वो अभी एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि ड्रग हम एसिडिक और बेसिक वाला, तो अब देखो हमने तो उसका एक्शन देखना है ना, उसका थेराप्यूटिक एक्शन क्या है। हमें तो थेराप्यूटिक एक्शन चाहिए था उसका कि यूरिक एसिड को वो कम कर रहा है। हमारा उससे गर्ज तो नहीं है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, वो तो बाद में उसकी एक नेचर है, उसकी एक क्वालिटी है। हमारा बेसिक तो मकसद है कि उसने हमारा यूरिक एसिड कम करना है। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि एक तो हमने सेफ्टी देखते हैं पहले एनिमल्स पे ट्राई करके, और दूसरा उसका एक्शन देखते हैं कि वो एक्शन कैसा है। उसके बाद वो कहता है कि हम एनिमल पे ट्राई करते हैं, उसके बाद हम जो है ह्यूमन पे इजाजत देते हैं कि कर सकें आप टेस्ट।
अच्छा, some information about pharmacokinetic of a compound is also required before clinical evaluation begin. Clinical evaluation, clinical trial जहाँ भी word आएगा, it means it involves human objects. ठीक है, ये subjects. ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी सब्जेक्ट कहना चाहिए. अच्छा, तो अब ये होता है कि यहाँ पे हमेशा ह्यूमन ही इन्वॉल्व होंगे जब भी क्लिनिकली आप किसी भी ड्रग की एवेल्यूएशन करोगे. Chronic toxicity test result are generally not required. The test may be underway before human studies are started. The development of a new drug and its pathway through various. अच्छा, अब इस सब में वो सिर्फ ये बात आपको बताना चाह रहा है कि हम जब ह्यूमन पे ट्राई करते हैं तो हम ह्यूमन पे डायरेक्ट नहीं कर देते, पहले एनिमल्स पे करते हैं, लैब्स में टेस्टिंग करते हैं, फिर होता है. हम लोग फार्मा पढ़ते हैं तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है कि 15-15 साल लग जाते हैं एक ड्रग को अलिफ से लेकर ये तक जाने में. ठीक है ना, शुरू से वो पहले लैब में किया है, एनिमल्स पे किया है, ह्यूमन पे किया, और फिर एंड पे 15 सालों बाद भी अक्सर ड्रग रिजेक्ट हो जाती है. तो इतनी मेहनत होती है इन ड्रग्स पे. तो ये सब वो कहने का मकसद ये कह रहा है कि इन सब को रेगुलेट इसलिए करना है कि अब खुदा ना खास्ता अगर हम ये ना करें, ये सब टेस्टिंग ना करें कि उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, हम ना करेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना कि हम डायरेक्ट किसी को इंजेक्ट कर देंगे और वो उस पर इतने स्वेयर इफेक्ट आ जाएंगे कि हमें समझ नहीं लगेगा हम इसको ओवरकम कैसे करें या उसके एडवर्स इफेक्ट को कोप अप कैसे करें. तो इस सब चीजों को पहले से प्रीवियसली तैयार रखने के लिए हम पहले सारा डेटा अपने पास नोट करते हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे. तो इसलिए ये सब इतनी मेहनत की जाती है इन ड्रग्स पे. The cost of development of a new drug including false start. false start किसको कह रहा है? वो जो मतलब कि जो रिजल्ट गलत आते हैं या फिर मतलब डेटा सही नहीं होता या फिर इस तरीके से. एंड डिस्कार्डेड मॉलिक्यूल्स मतलब जो निकाल दिए होते हैं, जो आपको उसके, अब देखो एक ड्रग तो मिल गई है, ड्रग की आगे फॉर्मुलेशंस होती हैं कि वो किस तरीके से स्टेबल है, किस तरीके से सही रहेगी पेशेंट के अंदर बॉडी में जाके. तो वो सब चीजें देखनी है. अब कुछ होती है अगर नहीं सही आई तो आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे, उसके पैसे आपको लगेंगे. तो कह रहे हैं कि $500 मिलियन जो हैं, इतने पैसे लगते हैं सिर्फ एक ड्रग को डेवलप करने के लिए. Not only time but it also requires so much money on a single drug. So this was all about safety and efficacy. If you have any question, let me know about any topic that we have studied today or yesterday.